मौजूदा इलेक्शन कमीशन भी इब्तदा में साबिक इलेक्शन कमीशन की तरह मेहरबान रहा, क्योंकि पार्टी फंडिंग केस को वो इसी तरह लटकाता रहा जिस तरह जस्टिस सरदार रजा का इलेक्शन कमीशन लटकाता रहा था। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद इस हद तक नहीं जा सकते जिस हद तक साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बिलखुसूस उनके सेक्रेटरी गए थे। इस दौरान डस्का के इलेक्शन का मरहला आया जिसमें हुकूमत ने प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करके हद ही कर दी। ये वो इंतहा थी जिस पर इलेक्शन कमीशन को एहसास हुआ कि अगर इसने खामोशी इख्तियार कर ली तो इसकी क्रेडिबिलिटी खाक में मिल जाएगी। चनाचे इलेक्शन कमीशन इस मामले पर मुतहरिक हुआ और हुकूमत के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। यहां से हुकूमती सफ़ों में खतरे की घंटी बजने लगी। वाज़ेह रहे कि अगले इंतखाबात को 2018 जैसे इंतखाबात बनाने की जिम्मेदारी मुबैना तौर पर आरिफ अलवी और बाबर आवान साहब ने उठा रखी है। मनसूबाबंदी करना इन दोनों का काम है और रोबोट की तरह इसके तहत किरदार अदा करना शिबली फराज वगैरह का काम है। ईवीएम मशीन से भी ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग में गड़बड़ करना मकसूद है, लेकिन अपोजिशन की नाअहली की वजह से ज्यादा तवज्जो ईवीएम मशीन पर है। बहरहाल आजम सवाती साहब की क़यादत में चंद वज़रा जिनमें फवाद चौधरी और शिबली फराज भी शामिल थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हाजिर हुए। पहले इन पर एहसानात जताए कि किस तरह हमने आपको इलेक्शन कमिश्नर बनाया, फिर इनके सामने ओवरसीज वोटिंग और ईवीएम से मुतालिक अपने मुतालबात रख दिए। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दबाव में रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड होने वाले 2 अरकान के तकर्रुर में भी तात्तुल से काम लिया जा रहा था, ताकि 3 अफराद पर मुश्तमिल कमीशन को मैनेज करना हुकूमत के लिए आसान हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनकी टीम ने इनसे अर्ज की कि ये दोनों काम मुमकिन नहीं। इन्हें बताया गया कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर अरब ममालिक में हैं, जिनमें अक्सरियत मजदूर तबके की है। वो ईमेल वगैरह के जरिए वोटिंग नहीं कर सकेंगे, जबकि अरब ममालिक में हम दर्जनों पोलिंग स्टेशन बना सकते हैं और ना वहां की हुकूमतें इसकी इजाजत देंगी। यही उज़र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से पेश किया गया कि इतनी तादाद में मशीनें खरीदना, इसके लिए बजट का इंतजाम करना, फिर इनको रखना, फिर मुल्क भर में इनकी तरसील का बंदोबस्त करना और वहां पर चलाने के लिए IT के माहिर बंदों का इंतजाम करना मुमकिन नहीं। जब हजारों मशीनों को रखने की बात आई तो शिबली फराज साहब ने इनके सामने ये तजवीज़ रख दी कि मैं अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत की बिल्डिंग में इनको रखवा दूंगा, जिस पर इन्हें बताया गया कि जनाब आली, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का नहीं बल्कि रियासत का इदारा है और ये कि इलेक्शन के वक्त आप नहीं बल्कि निगरान वजीर होंगे। इलेक्शन कमीशन अपना मवाद किस तरह एक वजारत की बिल्डिंग में रख सकता है। बहरहाल इस नशिस्त के बाद वज़रा सीख पा और मायूस होकर निकले और इमरान खान को यह रिपोर्ट दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा बनने को तैयार नहीं। चनाचे इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल और रुखसत करने का मंसूबा बनाया गया। पहले इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया और अब जो कुछ आप देख रहे हैं वो इस सिलसिले की कड़ियां हैं। हम सब जानते हैं कि हर इलेक्शन में गड़बड़ होती है, लेकिन इसके साथ ही हम सब ये भी जानते हैं कि असल गड़बड़ प्री पोल रिगिंग होती है। इलेक्शन से पहले पार्टियों को तोड़ा जाता है, इनके रहनुमाओं के खिलाफ केसेस दर्ज किए जाते हैं। मुख्तलिफ हरबों से कभी मुस्लिम लीग नून, कभी मुस्लिम लीग काफ और कभी PTI के गुब्बारे में हवा भरी जाती है। ब्लैकमेलिंग के जरिए इलेक्टेबल्स को किंग्स पार्टी में शामिल कर दिया जाता है। अब क्या EVM मशीन इस मसले के हल में कोई मदद दे सकती है? हरगिज नहीं। दूसरी किस्म की गड़बड़ गिनती के दौरान और फिर रिटर्निंग अफसरान तक नताइज पहुंचाने के दौरान की जाती है। पिछले इलेक्शन में ये नई रीत डाली गई थी कि बाज़ जगहों पर गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। अब वोटिंग आपने मशीन से की हो या मैनुअल की हो, लेकिन अगर पोलिंग एजेंट्स के साथ वो सलूक किया जाए तो फिर इस मशीन का क्या फायदा? ये तजवीज़ लाने वाले ये भी नहीं सोचते कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख पोलिंग बूथ होंगे। ये मशीन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक वोटर आइडेंटिफिकेशन मशीन भी है। वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक दरकार होंगी। मशीन का दूसरा हिस्सा बैलेट यूनिट है, जो 3.5 लाख दरकार होंगी। इसी तरह 3.5 लाख बैलेट प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स दरकार होंगे। यूं तकरीबन 10 लाख मशीनें दरकार होंगी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस पर 200 अरब रुपए खर्च आएगा। अब वो हुकूमत जो 3 साल में कबायली इजला को 100 अरब रुपए नहीं दे सकी, इस काम पर 200 अरब रुपए खर्च कर रही है। ये मशीनें बिजली से चलेंगी और खुद हमारे एक वजीर गुज़िश्ता रोज असेंबली के फ्लोर पर कह चुके हैं कि बलोचिस्तान के 30% इलाके में बिजली नहीं। अगर इलेक्शन गर्मी में हुए तो कई जगहों पर लोड शेडिंग भी होगी। फिर ये मशीनें कैसे चलेंगी? इन मशीनों को चलाने के लिए इसके माहिर लाखों की तादाद में रखने पड़ेंगे। इस माहिर को वोटर को बताना होगा कि ये काम करें और यूं वो वोटर से गलत बटन भी दबा सकता है और इसके वोट के बारे में जान भी सकता है। पाकिस्तान में बड़ा मसला पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर और मरकजी इलेक्शन कमीशन तक रिकॉर्ड पहुंचाने का है और ज्यादा गड़बड़ इस अमल में की जाती है। लेकिन यह मशीन इस काम में मदद नहीं दे सकती, क्योंकि यह मरकजी सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं होगी। इस मसले के हल के लिए गुज़िश्ता इलेक्शन में RTS सिस्टम बनाया गया, लेकिन हमने इसका हशर देख लिया। इस तनाजुर में मामले को देख लें तो हर कोई समझ सकता है कि EVM महज बहाना, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करके पार्टी फंडिंग केस के फैसले से बाज रखना और अगले इंतखाबात को भी 2018 जैसा बनाना ही असल मकसद है।